ओजस सर्दी की गुनगुनी धूप में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। पास ही बैठी उनकी पत्नी मटर छील रही थी। ओजस का परिवार आधुनिक समाज में उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है, जहां तीन तीन पीढ़ियां बड़े प्रेम व सौहार्द से रह रही थीं। परिवार टूटते ही क्यों हैं? आज तक न ओजस को इस प्रश्न का उत्तर मिला, ना हमें ही। परिवार के टूटने व जुड़े रहने की गुत्थी को सुलझाने में न जाने कितने समाजशास्त्रियों ने पता नहीं कितना समय लगा दिया, पर आज तक न वे इस गुत्थी को सुलझा पाए और न ये ओजस के वश की बात है। अरे रे, हम कहीं इस विषय में और न उलझ जाएं। अतः चलिए उस सुहानी धूप में जहां ओजस अपने परिवार के साथ सीनियर सिटीजन का आनंद उठा रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट बाय श्रद्धा पांडे पॉडकास्ट पर, जहां मिलती हैं ऐसी कहानियां जो विचारों, जज्बातों, उम्मीदों, संभावनाओं से भरी होती हैं। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्रद्धा, और हर बार की तरह इस बार भी सुनाने जा रही हूं अपनी ही लिखी ऐसी कहानी जो आपकी, हमारी व हमारे परिवार तथा समाज से जुड़ी हो, जो तोड़ देती हो सारी दीवारें, चुरा ले जाती हो आपसे आपको और अपने आगोश में बैठाकर आपसे गुफ्तगू करती हो। तो आइए उठाते हैं पर्दा अपनी नई कहानी से और सुनते हैं कहानी संख्या 15। कहानी का नाम अंतराल। गेट खुला, बस्ता गेट पर दौड़ती हुई आई और आते ही दादू के गले से चिपटकर उनके दोनों गालों पर पप्पी देने के बाद दादी की गोद में बैठकर उन्हें भी प्यार किया और दोनों गालों पे पप्पी देते हुए पूछा, मीठी थी ना दादी मम्मा? बहुत मीठी, बिल्कुल मेरी रुंझुन जैसी। इसी बीच रुंझुन की माँ पूर्वी बड़बड़ाती हुई कहीं से आई। जहां रुंझुन अपने दादा दादी के साथ प्यार कर रही थी, वहीं आते ही बोली, प्यार का सिलसिला खत्म हो गया हो तो चलिए राजकुमारी जी, कपड़े बदलकर मुंह हाथ धो लीजिए और खाना खा लीजिए। रुंझुन ने हंसते हुए कहा, दादू, आप सुन रहे हैं मम्मा की बातें? क्या कभी प्यार खत्म होता है? बिल्कुल नहीं, ओजस बोले और ऐसा कह के जोर जोर से हंसने लगे। उनको हंसते देख प्रेमा और रुंझुन भी हंसने लगे। सबको हंसते देख पूर्वी को लगा उसका अपमान हो रहा है, वह भी एक छोटी सी लड़की के सामने। वह बोली तो कुछ नहीं, पर अपनी नाराजगी दिखाते हुए घर के अंदर चली गई। प्रेमा जी ने जमीन का सहारा लेते हुए उठी और बोली, चल मैं तेरे हाथ पैर धुलवा कर तुझे खाना खिलाती हूँ। रुंझुन इधर उधर भागती रही, प्रेमा को दौड़ाती रही, और प्रेमा जो सारा दिन पैर के दर्द का रोना रोया करती थी, दौड़ती रही। जब वे रुंझुन के साथ होती थी तो उनका सारा दुख दर्द न जाने कहाँ गायब हो जाया करता था। रुंझुन के साथ भागते दौड़ते उनकी ऊर्जा को देखकर कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सकता था कि उनकी उम्र 61 के पार हो चली है। इधर बीच पूर्वी की बढ़ती चिड़चिड़ाहट से ओजस कुछ तो परेशान हो गए। ओजस व प्रेमा को अपनी बहू पूर्वी से कोई शिकायत नहीं थी। बेटी न होने का जो दर्द प्रेमा को कचोटता रहता था, वह पूर्वी को पाकर दूर हो गया था। प्रेमा व ओजस ने अपना सारा का सारा प्यार पूर्वी पर लुटा दिया था और बदले में पूर्वी ने भी न्याय किया था। कभी उन्हें सास ससुर नहीं माना, बल्कि अपने माता पिता से बढ़कर प्यार किया। लेकिन ओजस ने ध्यान दिया कि इधर कुछ दिनों से संबंधों में वह मिठास नहीं दिखाई दे रही थी जो पहले हुआ करती थी। रुंझुन ने खाना खाने के बाद कहा, दादी मम्मी, मैं आपके पास सोऊंगी। आप कहानी सुनाएंगी ना, भगवान जी वाली?
हाँ हाँ, जरूर सुनाऊंगी। इसके आगे वे कुछ बोल पाती उससे पहले ओजस बोल पड़े। रुनझुन बेटा, तुम तो यहाँ रोज सोती हो, पर वहाँ मम्मा अकेली है ना। तुम जाओ मम्मा के पास, यहाँ दादी के पास मैं हूं ना। रुनझुन जिद करने लगी। नहीं नहीं नहीं, मैं दादी के पास सोऊंगी। दादी दादी कहानी सुनाती है, भगवान जी वाली। मम्मी नहीं सुनाती है। मुझे दादी के पास सोना है दादू, मुझे दादी के पास सोना है। प्रेमा ने कहा, सोने भी दीजिए ना, ये तो मेरी रानी गुड़िया है, ये सामने रहती तो हम सबका दिल बहला रहता है। ओजस बोले कुछ नहीं, पर जैसे अंदर ही अंदर कुछ सोचने लगे हों। सोचने लगे कि कहीं उन दोनों का इतना ज्यादा रुनझुन से प्यार करना परिवार में तकरार का कारण तो नहीं बन रहा है। वे ये भी सोच रहे थे कि कहीं पूर्वी अपनी ही संतान की उपेक्षा से आहत तो नहीं हो रही है। उसके व्यवहार में आ रहे बदलाव का कोई ना कोई तो कारण अवश्य है, और अगर कारण है तो उसका निवारण भी ढूंढना बहुत जरूरी है। रात हुई। उस रात खाना खाने के बाद ओजस ने रुनझुन को बहला फुसलाकर उसके मम्मी के पास सोने भेज दिया। हालांकि ओजस के इस बदले हुए मिजाज व व्यवहार से प्रेमा जी आहत थी और नाराज भी। कमरे में पहुंचते ही ओजस के आने से पहले प्रेमा ने अपने कपड़े बदल लिए और मुंह फेर कर सो गई। ओजस ने घुमा फिरा कर बात न करके सीधे पूछा, प्रेमा नाराज हो क्या? प्रेमा ने कोई जवाब नहीं दिया। ओजस ने फिर कहा, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, सिर्फ नाराजगी के कारण सोने का अभिनय कर रही हो। प्रेमा ने अपने पति से कभी भी बहस नहीं की थी और आज तो वो बिल्कुल बहस करने के मूड में नहीं थी, अतः चुप ही रही। ओजस ने फिर उन्हें छेड़ते हुए कहा, मुझे पता है तुम सो नहीं रही हो, मुझे तुमसे वाकई जरूरी बातें करनी है। चलो जल्दी से उठ जाओ। अब तक प्रेमा किसी तरह अपने को रोक कर रखे थी, अचानक उठकर बैठ गई और रोते हुए बोली, आपसे मेरी खुशी देखी नहीं जाती क्या? पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूं कि मेरी और रुनझुन की नजदीकियां आपको आपकी आंखों में चुभने लगी हैं। ऐसी बात नहीं है प्रेमा, दरअसल जो आने वाला तूफान मैं देख रहा हूं, तुम उसे देखकर भी अनदेखा कर रही हो। ओजस ने कहा, हाँ हाँ, मुझे में इतनी समझ कहाँ, सारी की सारी समझ तो भगवान ने आपको दे दी है, फिर मुझे कैसे मिल सकती थी? मैं तो सारी की सारी जिंदगी नासमझ की नासमझ रही। आप तो महान हैं। कहाँ हैं आपके चरण, जरा छू तो लूं, क्योंकि आपने 35 साल तक एक नासमझ के साथ जीवन बिताया। प्रेमा बोलती चली गई। ओजस चुप ही रहे। ओजस की चुप्पी प्रेमा को और आहत कर गई। प्रेमा उठकर बैठ गई और बोली, क्या हो गया अब आपको? चुप क्यों हैं आप? बात करने के लिए जब जगाया तो बात ही कीजिए। अब चुप रहकर क्या बताना चाहते हैं? ओजस थोड़ा और उठकर बैठ गए और बोले, प्रेमा, जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूं उसके लिए तुम्हारा शांत होना बहुत जरूरी है। पहले शांत हो जाओ। ऐसा कहते हुए उन्होंने प्रेमा के दोनों हाथ को अपने हाथों में ले लिया। पति के प्रेम व स्पर्श से प्रेमा अभिभूत हो गई। प्रेम का स्पर्श पाते ही गुस्सा भी ठंडा पड़ने लगा। थोड़ी देर तक दोनों चुप रहे। अतः प्रेमा ने ही पहल की और बोली, आप बोलेंगे भी या यूं ही जागकर सुबह बीमार हो जाना चाहते हैं? बीमार तो मैं जरूर होना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं बीमार होता हूं तब तुम मेरी अच्छी तरह से ध्यान देती हो। वरना क्या? वरना बच्चों के आगे मेरी क्या औकात? प्रेमा को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, अब बहुत हो गई मक्खनबाजी। आप जीते, मैं हारी। चलिए जल्दी बताइए, क्या कहना चाहते थे आप? जरा मैं भी तो सुनूं कि कौन सी ऐसी जरूरी बात है जिसके लिए आज आपने रुनझुन को रुला दिया और उसे मेरे पास सोने नहीं दिया।
ओजस ने सोचा जो भी कहना है सीधे सीधे कह देता हूं। फिर सोचा नहीं, ऐसे कहने से बात बिगड़ सकती है, मामला गंभीर है। अतः उठकर कमरे में कुछ ढूंढने लगे। प्रेमा ने पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं आप? कुछ बताएंगे भी, मैं कुछ मदद करूं? कोई जवाब न पाकर प्रेमा ने झुंझलाते हुए कहा, मेरी नींद पूरी तरह से समाप्त हो जाए उससे पहले मैं सोने जा रही हूं। आपको जो ढूंढना है ढूंढिए। अचानक ओजस ने एक मुड़ा तुड़ा कागज निकाला और जोर से बोल पड़े, मिल गया, मिल गया। प्रेमा ने गुस्से में पूछा, क्या मिल गया? ओजस ने एक कागज का टुकड़ा खोलते हुए प्रेमा के सामने रख दिया और बोले, पढ़ो। ये क्या लिखा है? कागज पर दूर दूर लिखा था, म स क ल न ह जा उ ग। प्रेमा ने उन अक्षरों को सहलाते हुए कहा, कैसे भूल सकती हूँ इन अक्षरों को? ये मेरे विशु के हाथ के लिखे अक्षर हैं, जिसे हम बहुत दिनों तक पढ़ने की कोशिश करते रहे पर पढ़ ही नहीं पा रहे थे। कितना रोता था विशु स्कूल जाते समय, और हम भी उसके साथ रोते थे। सच, और उसकी ये लिखावट हमें कितने दिनों तक असमंजस में डाले रखी थी जी, कि एक छोटा सा बच्चा आखिर क्या लिखना चाहता है। तब तक तो उसने ठीक से पढ़ना लिखना भी शुरू नहीं किया था। आप प्रतिदिन ऑफिस से आते और उन अक्षरों के पीछे लिखे विशु के मन को पढ़ने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन वह लिखना क्या चाहता था यह जान पाना मेरे लिए चुनौती बन गया था। आखिरकार मैंने जान ही लिया कि वह क्या लिखना चाहता था, और उस अक्षर को पढ़ने के बाद हम कितना हंसे और रोए थे। उसने लिखा था, माँ मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ओजस ने प्रेमा का हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, लगता है यदि विशु के बचपन की बातें शुरू करूं तो तुम बिना थके रात भर बातें कर सकती हो। कौन ऐसी माँ होगी जिसके पास बच्चों की 50 बातें नहीं होंगी, और जो बच्चों की प्यारी प्यारी बातें करते थकती होगी? है एक माँ जिसका दामन खाली है। कौन है वह? ओजस चुप रहे। प्रेमा ने फिर पूछा, कौन है वह माँ जिसका दामन बच्चों की प्यारी प्यारी बातों से खाली है? ओजस ने कहा, पूर्वी। पूर्वी है वह माँ। प्रेमा ओजस का मुंह देखती रह गई। थोड़ी देर बाद बोली, पूर्वी का नाम क्यों लिया आपने? क्या पूर्वी ने कुछ कहा आपसे? नहीं नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, पर मुझे पता चल गया। मुझे पता है कि रुंझुन और उसकी प्यारी प्यारी बातों के बीच में हम आ गए हैं। मैं समझी नहीं। अब इसमें समझने या न समझने वाली क्या बात है? ये तो तुम्हें पता है कि रुंझुन का ज्यादा से ज्यादा समय तुम्हारे और हमारे साथ बीतता है। न रुंझुन पूर्वी के पास जाना चाहती है और ना ही तुम जाने देना चाहती हो। मेरे प्यार पर आप आरोप लगा रहे हैं? प्रेमा ने कहा, नहीं नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, बल्कि आगाह कर रहा हूं कि प्रेम में तुम अपनी सीमा न भूलो। कर्तव्य और अधिकार में संतुलन बनाकर रखना तुम्हारा ही दायित्व है। तुम पूर्वी से उम्र और अनुभव दोनों में बड़ी हो। ध्यान रखो, यदि तुम्हारा दामन अपने बच्चे के प्रेम से भरा है तो पूर्वी का भी भरा रहे। पूर्वी का दामन तभी भरेगा जब हम अपनी सीमा रेखा को समझेंगे। रुंझुन से दूर रह पाना मेरे लिए असंभव है। उसमें मेरी जान बसती है। कैसे रहूंगी उसके बिना? पूर्वी के बारे में सोचकर, यदि हमेशा साथ रहना है तो आज ये त्याग करना पड़ेगा। कठिन है, बहुत कठिन, पर नामुमकिन तो नहीं है। मेरी बात पर गौर करना। ये कहकर ओजस ने अंगड़ाई ली और लेट गए। लेटते ही नींद के कारण सो गए। प्रेमा भी बगल में लेट गई, पर नींद उनकी आंखों से भाग चुकी थी। वह सोच रही थी
कि जिस बात को ओजस ने देख लिया, समझ लिया, उसे वह क्यों नहीं समझ पाई। जब करवटें बदलते बदलते बहुत रात हो गई तो प्रेमा उठी, एक गिलास पानी पिया, पति की तरफ देखा। वे गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें देख प्रेमा को उन पर प्यार उमड़ आया। वे सोचने लगी कि जो कुछ भी ओजस ने कहा वह है तो बिल्कुल सच। मुझे अपनी सीमा जान लेनी चाहिए। यदि रुंझुन के साथ सारी उम्र रहना है तो आज ये त्याग करना पड़ेगा, अन्यथा अंतराल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। धन्यवाद। हमें हर घर में प्रेमा, पूर्वी और रुंझुन मिल ही जाएंगे, पर ओजस जैसा व्यक्तित्व चाहिए इस अंतराल को समझने और समझाने के लिए। मैंने ये कहानी अपनी लिखी किताब समय की रेत पर से ली है। यदि आप ऐसी कहानियां पढ़ने के शौकीन हैं तो मुझसे संपर्क कीजिए। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट बाय श्रद्धा पांडे को किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हो तो वहाँ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। अपने विचार shraddha.pdy@gmail.com पर मुझ तक पहुँचाने की कोशिश भी कीजिए। एक पक्ष के पश्चात फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मैं श्रद्धा आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा में।